हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 8 ऑफ दिसंबर और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन को कि किस किस पैरामीटर्स में आपके पहले क्वेश्चन को रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है आपका आर्ट एंड कल्चर से। ध्यान रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर बस इसका नेचर है और कंडीशंस क्या है कि हाल ही में चर्चित रहा है ये महासमुंद जिले का चंपई माता मंदिर। ध्यान से देखिएगा, चंपई माता मंदिर, मंदिर कहां पे है? चंपई माता मंदिर। ठीक है, चंपई माता मंदिर कहां है? महासमुंद जिले के महादेव पठार पे। ठीक है, महादेव पठार पे ऐसा माना जाता है कि उस समय कलचुरी शासक जो थे भीमसेन, इन्होंने 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। और 6वीं शताब्दी में अगर हम आपसे बात करें, 7वीं शताब्दी के बीच में, तो 7वीं शताब्दी में अगर हम आपसे बात करें तो वहां पर ऐसी एक कथाएं हैं, ऐसी एक कहानी प्रचलित है कि एक युद्ध में निकटतम पड़ोसी राजा के आक्रमण के कारण इन्होंने एक अपनी महारानी जो थी इनके यहाँ की, उनको एक गुफा के माध्यम से सुरंग के बाहर से सुरक्षित निकाला था और तब से उनका कोई पता नहीं चला। बाद में उन्हीं के शोक में इनके भाई की, जिनका नाम खलारी था, और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या कारण है कि अभी ये चर्चे में आया है। तो ध्यान रखिएगा, चंपई माता मंदिर महासमुंद के महादेव पठार कहां पे है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत पे। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत पे है। ठीक है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी में अगर हम बात करें तो महादेव पठार पे चंपई माता मंदिर है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के बारे में कहा है और यह घोषणा की गई है कि चंपई माता मंदिर को पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से इसे संजोया जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। क्लियर है? तो हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि महासमुंद जिले के चंपई माता मंदिर के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो पहला है आपका, पर्यटन सुविधा को बढ़ावा देने हेतु राज्य पर्यटन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार किया जाएगा। करेक्ट है। सेकंड है, कलचुरी राजा भीमसेन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। यह भी सही है। और तीसरा जो है, इसमें बोला गया है कि मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की महादेव पठार पर एक गुफा में स्थित है। यह भी आपका करेक्ट है। तो जब आप चंपई माता मंदिर महासमुंद में देखेंगे तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर महादेव पठार पर यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर की अगर हम बात करें तो एक गुफा के अंदर चंपई माता जो देवी है वो विराजमान है। क्लियर रहेगा? तो यहां पे तीनों का तीनों जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। यहां पे डी ऑप्शन यहां सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों के, ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों के कोयला उत्पादन और उठाव में राज्य की एसीसीएल, ध्यान दीजिएगा, एसीसीएल कंपनी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सबसे पहले टारगेट की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस बार टारगेट रखा गया था 700 मीट्रिक टन। ध्यान रखिएगा, 700 मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन और रखरखाव के लिए। इसमें टारगेट के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे बात करें तो टारगेट के अकॉर्डिंग टोटल 422 मीट्रिक टन ही उत्पादन और रखरखाव का उठाव हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अब सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के बारे में बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है आपका एमसीएल, महानदी कोल लिमिटेड। ठीक है, एमसीएल महानदी कोल लिमिटेड। अगर हम महानदी कोल लिमिटेड की अगर बात करें तो यहां पे टारगेट जो था ये रखा गया था आपका 200 के आसपास। ठीक है, 200 मीट्रिक टन के आसपास रखा गया था, जिसमें से अचीव किया गया प्रोडक्शन 122 मीट्रिक टन का। और अगर हम उठाव की बात करें, लोडिंग और अनलोडिंग की बात करें तो यहां पे टोटल लोडिंग अनलोडिंग 142 मीट्रिक टन का हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आपका आता है CACCL सेकेंड नंबर पे, जिसमें टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट ओवरऑल, ध्यान रखिएगा, 122 मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था, 120 मीट्रिक टन का टारगेट रखा गया था, जिसमें से टोटल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 92 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है। और अगर देखें यहां पर हम कि उठाव कितना हुआ, रख रखाव कितना हुआ, अगर हम बात करते हैं
यानी लोडिंग अनलोडिंग के बारे में बात करें तो टोटल 110 मीट्रिक टन का लोडिंग और अनलोडिंग यहां पर है। और इस प्रकार CIL के यानी कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो राज्य में जो ACCL कंपनी है, ACCL कंपनी सेकेंड स्थान पे है, सेकेंड नंबर पे है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, द्वितीय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर लघु वनोपज उत्पाद पार्क का शुभारंभ किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, राज्य में पूछा है तो अभी आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है गरियाबंद जिले में। भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो है ये चलाया जा रहा है कहां पे? गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में। तो गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट का ही, ठीक है, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट का ही अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा इसको, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो देवभोग, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट का देवभोग में ही वनोपज आधारित उत्पाद पार्क, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसमें कुल लागत 7.84 करोड़ की होगी। ठीक है, 7.84 करोड़ की लागत होगी कुल लागत, जिसमें से एक्सटिंग्विश अगर हम बात करें तो 7.42 करोड़ जो है अलॉट किया जा चुका है। ठीक है, 7.42 करोड़ रुपए की राशि अलॉट की जा चुकी है इस पार्क के लिए। और कहां स्थापित किया जाएगा? देवभोग में स्थापित किया जाएगा। कुल 11 महिला स्वयं सहायता समूह, ध्यान रखिएगा, 11 महिला स्वयं सहायता समूह को आजीविका के साधन प्राप्त होंगे, स्व सहायता समूह के आजीविका के साधन प्राप्त होंगे। और इस स्व सहायता समूह में कुल 150 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 150 से भी अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? ये बन जाएगा आपका सी, दैट इज देवभोग। और इसके अलावा आप याद रखेंगे यहाँ पे 16,000 से भी अधिक ऐसी फैमिली है इस क्षेत्र में। अगर हम बात करें 16,000 से भी अधिक लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा? वनोपज संग्राहक को यहाँ पे रोजगार का अवसर मिलेगा। क्लियर रहेगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज देवभोग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया है? रियल टाइम गोल्ड एटीएम का मतलब क्या है? जैसे अभी आप एटीएम से पैसा निकालते हो, अभी एटीएम से क्या करते हो, जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो आप लिक्विड कैश के लिए, ठीक है, लिक्विड कैश के लिए आप ट्रांजैक्शन करते हो। बट यहाँ पे जो ये एटीएम स्टैब्लिश किया गया है, ये रियल टाइम गोल्ड का मतलब हो गया, गोल्ड एटीएम का मतलब हो गया कि एट इंस्टेंट अगर आप चाहें तो गोल्ड खरीद सकते हैं, और इसमें एक टाइम में 5 kg के आसपास गोल्ड स्टोर किया जाएगा। और इस 5 kg के गोल्ड में 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के क्वाइंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, 100 ग्राम तक के क्वाइंस अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रियल टाइम लाइव अपडेट करेगा गोल्ड प्राइस को। ध्यान रखिएगा, गोल्ड प्राइस को, सोने की कीमत को लाइव रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, लाइव डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लाइव डिस्प्ले करेगा, और इसके अनुसार आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग यहां से गोल्ड खरीद सकते हो। और ये देश का पहला ऐसा गोल्ड एटीएम होगा जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैब्लिश किया गया है। सोने की क्वालिटी के बारे में बात करें तो 24 कैरेट का रहेगा। ध्यान रखिएगा, 24 कैरेट का रहेगा, 999 हॉलग्राम मार्क्स का। ठीक है, 999 मार्क्स का हॉलमार्क की अगर हम बात करें, सोने की शुद्धता 99.9% की रहेगी। और 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन आप यहां से खरीद सकते हो। देश का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम की एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना, लॉन्च कहां किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, याद रहेगा, हैदराबाद में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर किन्नरों द्वारा पहली बार राम कथा का आयोजन किया जा रहा है? तो राज्य के किस स्थान पे किन्नरों द्वारा, ध्यान रखिएगा, किन्नरों द्वारा सिर्फ राज्य में ही नहीं, राज्य के साथ साथ देश के पहली बार, राज्य के साथ देश की पहली बार, देश में पहली बार, ध्यान रखेंगे, देश में पहली बार ऐसा आयोजन ट्रांसजेंडर्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के द्वारा किया जा रहा है, किन्नरों के द्वारा देश में पहली बार। और देश में भी छत्तीसगढ़ में पहली बार
आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, रायपुर में किया जा रहा है। और ट्रांसजेंडर जो है ये राम कथा का आयोजन करेंगे। क्लियर रहेगा? तो देश में भी पहली बार है, इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। दूसरी चीज, आपका इंडिया में भी छत्तीसगढ़ पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पे इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? रायपुर, दैट इज ए। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। इसके अलावा आपको यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, इसके बाद आपको एक चीज और यहां पर याद रखना है कि अगर आपको पता होगा तो बस्तर की किन्नर, ध्यान रखिएगा, विद्या राजपूत, बस्तर की किन्नर विद्या राजपूत को कमला भसीन, ध्यान रखेंगे आप, कमला भसीन सम्मान से बस्तर की किन्नर विद्या राजपूत, ठीक है, इनको कमला भसीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। कमला भसीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब कमला भसीन सम्मान क्यों दिया जाता है? तो जेंडर गैप को, जो भी अगर हम बात करें तो अगर लिंग भेदभाव की अगर बात करें तो जेंडर गैप को काम करने के लिए, जेंडर गैप के ऊपर काम करने के लिए, साथ ही साथ सामाजिक काम करने के लिए कमला भसीन सम्मान दिया जाता है। एशिया का हाईएस्ट अवार्ड है इस मामले में, क्योंकि सामाजिक आंदोलन जब शुरू हुआ जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में, तो सबसे पहले कमला भसीन महत्वपूर्ण आंदोलनकारी के रूप में जानी जाती है। और विद्या राजपूत जो कि बस्तर की रहने वाली हैं, इस साल का कमला भसीन सम्मान से सम्मानित किया गया है उनको। ये चीज भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग द्वारा राजस्व संबंधी सभी जानकारी के डिजिटलीकरण के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि रिसेंटली हमने ये देखा था कि राजस्व संबंधी परिपत्र ग्रंथ, याद होगा आपको, परिपत्र ग्रंथ नाम का पुस्तक लॉन्च किया गया था, बुक लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? आपदा एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा। लेखक कौन थे? विजय कुमार दुबे, विजय कुमार दुबे, जो कि कोरबा के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। परिपत्र ग्रंथ, और इस परिपत्र ग्रंथ में राजस्व संबंधी में, भू राजस्व संहिता में राज्य सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम यानी समय समय पर किए गए सभी संशोधनों को एकीकृत रूप से संग्रहित किया गया है। और सेम इसी तरीके से छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के द्वारा जितने भी राजस्व संबंधी कोई भी जानकारी है, इन सभी को डिजिटल रूप में अवेलेबल कराने के लिए, डिजिटल रूप में फॉर्मेट करने के लिए भुइयां नाम का सॉफ्टवेयर जो है उपयोग में लाया गया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है भुइयां, ध्यान रखिएगा, इस सॉफ्टवेयर का नाम है भुइयां। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर आपका? बी। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट है, बेघर बच्चों के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, बेघर बच्चों के लिए हाल ही में घर नाम से केंद्र सरकार के द्वारा घर नाम का कार्यक्रम चलाया गया था। जो भी बच्चे बेघर हैं उनके लिए गो होम एंड रीयूनाइट। इसका मतलब क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, रीयूनाइट, इसका मतलब है पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। तो रीयूनाइट घर कार्यक्रम चलाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बाल संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने बेघर बच्चे जितने भी हैं इन सभी को चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में, ध्यान रखिएगा, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव की निगरानी में, ठीक है, मुख्य सचिव की निगरानी में ऐसे बेघर बच्चों के लिए हाल ही में बाल सक्षम नाम का कार्यक्रम चलाया है। और इसका सारी जवाबदेही किसके ऊपर होगी? मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव, और इसकी निगरानी भी कौन करेगा? राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। और इसके अलावा जितने भी बेघर बच्चे जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में कहीं पर भी मिलते हैं, उन सभी को पुनर्वास की व्यवस्था कराने के लिए बाल सक्षम नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईएसपी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। एनआईएसपी क्या है? तो पहली चीज, एनआईएसपी नगरनार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ध्यान रखिएगा, नगरनार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट। क्लियर रहेगा? तो नगरनार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के बारे में बोला जा रहा है कि एनआईएसपी के संदर्भ में आपसे कथन पर विचार करके सही कथन का चयन करना है। अब बात यहां पर आती है कि इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नगरनार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है सेंटर के साथ साथ स्टेट की हिस्सेदारी से,
सेंटर और स्टेट की हिस्सेदारी से चलाई जा रही है, जिसमें सेंटर का अगर हम बात करें तो कुल 61% के लगभग 61% के लगभग 61% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और यहां पे 39% की हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। तो 61 और 39 के रेशियो में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। इसके अलावा इस स्टेट गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, इस स्टेट गवर्नमेंट में जो 39% है, इस 39% का भी 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार ने बेचने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, 39% का 50% बेचने की घोषणा किसने की है? राज्य सरकार ने। क्लियर? अब हम यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें बोला गया है आपको कि नगरनार इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो बस्तर में स्थापित है। ऑब्वियसली सबको पता है नगरनार बस्तर में है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है। सेंटर के पास 61% के लगभग 61% की हिस्सेदारी है, यह भी सही बात है। केंद्र सरकार के पास 61% की हिस्सेदारी है। दूसरी चीज बोला जा रहा है कि 39% में भी 50% हिस्सेदारी राज्य सरकार बेचना चाहती है, तो यह भी आपका सही है। तो यहां पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है। तो यहां करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। नगरनार के अलावा आप याद रखेंगे बस्तर में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीपा, ध्यान रखिएगा, रीपा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्वयं सहायता समूहों के लिए और आजीविका के लिए। ठीक है, ग्रामीण विकास में आजीविका के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है विक्रम टीसीआर के संबंध में सही कथन को बताएं। तो पहली चीज आपको जानना होगा कि एक्चुअली विक्रम टीसीआर है क्या। ध्यान दीजिएगा, विक्रम टीसीआर ये एक धान की किस्म है। ठीक है, पैडी का, ठीक है, धान की अगर हम बात करें तो धान की एक उन्नत किस्म है, हाई यील्ड सीड है। ध्यान रखिएगा, हाई यील्ड, ठीक है, हाई यील्ड सीड है धान का, पैडी सीड है। क्लियर रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी हाइट बहुत कम होती है और दूसरा नाम इसको बोला गया है ड्वार्फ सफारी। ड्वार्फ सफारी का मतलब होता है बौना सफारी के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में बौना सफारी के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी तूफान चले, हवा का स्पीड चाहे जितनी भी हो, इस पौधे में से फसल जल्दी गिरते नहीं है। यानी नॉर्मली जब हाइट कम रहेगा तो पौधे के ऊपर से हवा क्रॉस कर जाएगी, बट पौधे टूटेंगे नहीं, धान की बर्बादी नहीं होगी। तो याद रखेंगे यहां पे जो भी यहां से आपकी बर्बादी होती थी, बर्बादी कम होगी। फसल की जो बर्बादी है, बर्बादी कम होगी। क्लियर रहेगा, बर्बादी यहां पर कम होगी। तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है कि नई विकसित किस्म है जिसे बौना सफारी के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। दूसरी चीज, कम ऊंचाई रहेगी तो आंधी तूफान में भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊंचाई जो है 105 से 110 सेंटीमीटर ही रहती है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कि प्रति हेक्टेयर 60 से 65 किलोमीटर तक 60 से 65 क्विंटल तक का पैदावार होता है इसमें। तो प्रति हेक्टेयर अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें, उत्पादन के बारे में बात करें, तो हर एरिया में एक हेक्टेयर की बात करें तो 60 टू 65 क्विंटल का यहां पर प्रोडक्शन होता है। क्विंटल का प्रोडक्शन होता है। मींस यहां पर भी आपके तीनों स्टेटमेंट सही है और ये एक धान की नई और उन्नत किस्म है। क्लियर रहेगा, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा विक्रम टीसीआर के नाम से नया पैडी सीड को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। तो यहां भी आपका सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा रायपुर में प्रस्तावित संस्कृति और पुरातत्व आधारित म्यूजियम किस राज्य के तर्ज पर निर्मित किया जाएगा। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना होगा कि संस्कृति और पुरातत्व आधारित हमारे छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक महत्व के साथ ही साथ पुरातात्विक महत्व के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जिसका संग्रहित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंजर्व किया जाना और कलेक्ट किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य के संस्कृति और पुरातात्विक विभाग दोनों ने मिलकर के यह फैसला लिया है कि हम यहां पर छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक और पुरातात्विक,
थीम पर, पुरातात्विक थीम पर म्यूजियम बनाएंगे और इस टाइप का जो म्यूजियम है सिर्फ बिहार में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में इस तरीके का म्यूजियम है जहां पे पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व की चीजों को कलेक्ट और कंजर्व किया जाता है। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो बिहार राज्य के तर्ज पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा, संग्रहालय बनाया जाएगा और इस संग्रहालय में जितना भी सांस्कृतिक, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक महत्व के और पुरातात्विक महत्व के जितनी भी चीजें यहां मिलेंगी उन सभी को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा आपका सी। क्लियर है? तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश के नौसेना के साथ संगम नामक युद्धाभ्यास किया है? भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ संगम नामक युद्धाभ्यास किया है? संगम, ध्यान रखिएगा, संगम नामक युद्धाभ्यास किया है। अब यहां पर मैं बता दूं कि ये इस बार 7th एडिशन था, 7वां संस्करण था। इस युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण था और पहला संस्करण 1994 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण, इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण 1994 में हुआ था और इस साल 7वां संस्करण का आयोजन हुआ है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा संरक्षण दिवस, यानी कि अगर हम बात करें तो उसका थीम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, मृदा संरक्षण दिवस की अगर हम बात करें तो उसका थीम रखा गया था मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है। मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, ये थीम वाक्य रखा गया था। क्लियर रहेगा, थीम वाक्य रखा गया था। तो यहां पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ गाइस, हमारे यहाँ वनडे एग्जाम के लिए और एसएससी सीएचएसएल का ऑफलाइन मोड में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपको यहां से कांटेक्ट करना हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड हो तो। और आपको यहां अबाउट में जब जाएंगे, चैनल के अबाउट में विजिट करेंगे तो वहां पे आपको कांटेक्ट नंबर दिखेगा। आप उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी, संपर्क करके भी आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। ओके, अदरवाइज आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहते हैं तो भिलाई स्मृति नगर में आप आकर के यहाँ विजिट कर सकते हैं। कोर्सेस और वनडे एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर रहेगा? ओके, थैंक यू सो मच।